नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में, यानी कि अफ्रीका महादेश के बारे में। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये अफ्रीका महादेश का मैप है और इसमें अफ्रीका के कुछ देशों को मैंने दिखाया है। सारे देशों को दिखाना यहाँ संभव नहीं था, इसलिए मैंने कुछ ही देशों को दिखाया है। आप ध्यान से देखिएगा अफ्रीका को, और जो भी मैंने यहाँ पे देशों को इंडिकेट किया है उनको भी ध्यान से देखिएगा कि कौन सा देश कहाँ पड़ते हैं। इधर कुछ देशों के बारे में मैंने बताया है और उनकी राजधानियों को लिख दिया है, क्योंकि अफ्रीका के कुछ ऐसे देश हैं जिनकी राजधानी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। वो यही सभी देश हैं, इनको देख लीजिए एक दो बार। और बाकी के हो सकता है कि कोई ऐसा भी देश हो जिनकी राजधानी यहाँ पे नहीं लिखा गया हो, तो उसे हम लोग बाद में कभी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लोकेशन को देखिए कि अफ्रीका महादेश के अगल बगल कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए अफ्रीका महादेश के अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे, अफ्रीका महादेश के इधर जाएंगे, तो ये जो एरिया है ये पूरा एरिया अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर है। तो ये पूरा अटलांटिक का क्षेत्र है। और ये जो 0 डिग्री आप देख रहे हैं, 0 डिग्री, ये पूरे अफ्रीका को दो भागों में डिवाइड करता है। तो ये 0 डिग्री जो लाइन है ये अटलांटिक महासागर को भी डिवाइड करती है। तो अटलांटिक ओशन को दो भागों में डिवाइड करती है। ऊपर वाले को नॉर्थ अटलांटिक बोलते हैं और नीचे वाले को साउथ अटलांटिक, मतलब उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। उसी तरीके से इस एरिया में अगर अफ्रीका के इस एरिया में आ जाएंगे, इस हिस्से में पूरब की ओर, तो ये एरिया जो है ये है हिंद महासागर का। हिंद महासागर में यहाँ अरब सागर पड़ता है और ये पूरा हिंद महासागर का क्षेत्र है। तो अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक महासागर और अफ्रीका के पूरब में हिंद महासागर है। उसके बाद अफ्रीका के अगर उत्तर में आप चले जाएंगे, अफ्रीका के उत्तर में, तो यहाँ पर देखेंगे भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर को भी ध्यान में रखिएगा, ये भूमध्य सागर है। और उसके बाद इस एरिया को जो आप देख रहे हैं ये जलीय क्षेत्र, ये है लाल सागर, मतलब अरब सागर होते हुए, अरब सागर से यहाँ से लाल सागर होते हुए आप सीधे भूमध्य सागर हो करके चले जाएंगे यूरोपियन कंट्री में। देखिए यहाँ पर एक चीज़ देख रहा होगा, यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पर ये जलीय क्षेत्र है। यहाँ पहले नहर नहीं थी, इसे बोलते हैं स्वेज नहर। क्या बोलते हैं? स्वेज नहर। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये स्वेज नहर है। और स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ है। स्वेज नहर कब बना है? 1869 में। और ये मिस्र देश में है, मिस्र देश के अंडर में है। मिस्र को बोलते हैं इजिप्ट। तो मिस्र यहाँ पे है, देखिए मिस्र देश के अंडर में पड़ता है। मिस्र देश के राजस्व में ज़्यादा हिस्सेदारी इसी नहर से हो रहे आयात निर्यात के द्वारा होता है। यहाँ से जो जहाज़ें जाती है, जो व्यापार होता है, ट्रेड होता है, तो ये यहाँ से लाल सागर होते हुए और यहाँ से भूमध्य सागर होकर के अटलांटिक महासागर में निकल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, तो देखिए लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है भाई? तो स्वेज नहर जुड़ती है। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ है? 1869 में हुआ है। पहले क्या होता था कि पहले व्यापार करने के लिए इंडिया से जब जहाज़ें चलती थी तो ऐसे होते हुए नीचे मेडागास्कर होते हुए यहाँ से उत्मासा अंतरीप होते हुए ये अटलांटिक महासागर ऐसे जाना पड़ता था इंग्लैंड की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता था। और यहाँ से स्वेज नहर बन जाने के कारण ये बहुत ही आसान हो गया, यहाँ से अब आराम से व्यापार कर लिया जाता है। तो ये मानव द्वारा बनाई गई नहर है, इसे ध्यान रखिएगा। इस तरफ जो दिख रहा है ना ये अरबियन देश है, अरबियन कंट्री जिसको बोला जाता है। इसमें सऊदी अरब ये सभी देश आते हैं। तो ये सभी क्या है? अरबियन कंट्री है, ये गल्फ कंट्री बोलते हैं। और यहाँ पर अरब सागर से ये लगे हुए हैं। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ देशों को देख लीजिए। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो एरिया है ये मिस्र का है। मिस्र के बाद यहाँ पर इरिट्रिया है, उसके बाद यहाँ पर इथोपिया है, इथोपिया के बाद यहाँ पर सोमालिया है, सोमालिया के बाद केनिया, केनिया के बाद तंजानिया, तंजानिया के बाद मोजाम्बिक। और यहाँ पर एक द्वीप है मेडागास्कर द्वीप, इसे ध्यान रखिएगा, मेडागास्कर। और इसी के बगल में मॉरिशस पड़ता है, मॉरिशस को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यूपी बिहार के लोग ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर भोजपुरी भाषा बोली जाती है, तो यहीं पर मॉरिशस पाई जाती है। मॉरिशस एक देश है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और ये मेडागास्कर है। उसके बाद मोजाम्बिक हो गया। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका है, नामीबिया है, नामीबिया के बाद अंगोला है, अंगोला के बाद ये बोत्सवाना, जाम्बिया, कांगो के बाद यहाँ पे रिपब्लिक कांगो है, कांगो, नाइजीरिया, माली, मैरिटानिया, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, लीबिया,
नाइजर, उसके बाद सेंट्रल अफ्रीका, युगांडा, उसके बाद जाम्बिया, बोत्सवाना, ये सभी देश हैं। अब देखिए, अगर कभी क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर कभी एरिया के हिसाब से पूछा जाए कि पूरे अफ्रीका का एरिया के हिसाब से देश सबसे बड़ा कौन सा है, तो अगर पूछा जाएगा कि एरिया के हिसाब से, तो देखिए एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है अल्जीरिया। तो याद रखिएगा कि अगर एरिया के हिसाब से कभी पूछा जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है भाई, तो अल्जीरिया, अल्जीरिया ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। और जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए कि जनसंख्या के हिसाब से पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, ये पूरे अफ्रीका का जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश माना जाता है और अल्जीरिया को सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश माना जाता है। देखिए टोटल अफ्रीका में 54 देश है, ऐसे तो कहीं कहीं 56 भी देगा, 56 देगा, लेकिन 2 देश ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेड है, विवादित है। तो एग्जैक्ट आप याद रखिएगा कि अफ्रीका में टोटल कितने देश हैं, 54 देश है, तो उन्हें ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब क्या है कि अफ्रीका में कुल 6 देश ऐसे हैं जो द्वीपीय हैं, मतलब द्वीप पे बसे हुए हैं। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पर मॉरिशस है, यहाँ पे मेडागास्कर है, यहाँ पे केप वर्डे है। इसी तरीके से ऐसे ही पूछा जाता है। 6 देश हैं जिनको याद रखिएगा। यहाँ पर साओ टोम मिलेगा, साओ टोम भी यहाँ पर पड़ता है, तो साओ टोम भी एक द्वीपीय देश है। तो इसे इन सब को याद रखिएगा। कुल 6 देश ऐसे हैं, इधर कहीं लिखा होगा देख लीजिएगा, कुल 6 देश जो द्वीपीय हैं, जो द्वीप पर है, मतलब मुख्य भूमि में नहीं है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है, ये पूरा ये मुख्य भूमि माना जाता है। तो ये 6 देश जो है, 6 कंट्रीज, वो सभी मुख्य भूमि से बाहर है, आउट ऑफ मेनलैंड, मतलब वो समुद्र में पाए जाते हैं द्वीप पर, इसीलिए 6 देश ऐसे हैं जो द्वीपीय हैं। तो उन सबको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा होगा, इसे बोला जाता है उत्तम आशा अंतरीप, उत्तम आशा केप के नाम से जाना जाता है, उत्तम आशा अंतरीप। यहाँ पर सबसे पहले बार्थलोमा डियास आया था। बार्थलोमा डियास वास्को डी गामा से भी पहले आया था 1487 में। वास्को डी गामा 1492 में आया था, लेकिन बार्थलोमा डियास जो है वो 1487 में भारत की खोज में निकला था, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो फिर यहाँ से रिटर्न हो गया था। तो एक आशा की किरण जगी थी कि हो सकता है कि आगे मिल जाए भारत, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया उत्तम आशा अंतरीप। तो इसे ध्यान रखिएगा, उत्तम आशा अंतरीप यही है जब बार्थलोमा डियास जब आया था, भारत की खोज में निकला था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारत मतलब अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका में कुछ ऐसे देश हैं जिनकी राजधानियों के बारे में भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मिस्र। मिस्र की राजधानी काहिरा, काहिरा है, इसे अंग्रेजी में कायरो लिखा जाता है। तो मिस्र को इजिप्ट कहा जाता है, तो इजिप्ट, मिस्र की राजधानी कहाँ है भाई, काहिरा है, तो इसे ध्यान रखिएगा, काहिरा। उसके बाद इथियोपिया, ये VVI है, ये पूछा जाता है इसकी राजधानी, इसे ध्यान रखना है। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है, तो इथियोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा, इसे ध्यान रखना है। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है, आदिस अबाबा। उसके बाद अगला है सोमालिया। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु, तो इसे भी ध्यान रखना है। सोमालिया की राजधानी कहाँ है, मोगादिशु है। केन्या की राजधानी है नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी। तंजानिया की राजधानी कहाँ है, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, कहाँ है, डोडोमा। उसके बाद मोजाम्बिक की राजधानी कहाँ है भाई, तो मोजाम्बिक की राजधानी है मपूतो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। मोजाम्बिक की राजधानी कहाँ है, मपूतो। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है, देखिए दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, इसे ध्यान रखना है। एक है प्रिटोरिया, एक है प्रिटोरिया, दूसरा है केप टाउन और तीसरा है ब्लोमफोंटेन। तो इन तीनों को ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जिनमें 3 राजधानियां हैं, ऐसे 4 भी माना जाता है, लेकिन 3 ही याद रखिए, प्रिटोरिया है, केप टाउन है, ब्लोमफोंटेन है। प्रिटोरिया में प्रशासनिक राजधानी है, ब्लोमफोंटेन में न्यायिक राजधानी है, और इस यहाँ पर आप देख लेंगे एक और राजधानी है, प्रिटोरिया में प्रशासनिक है, यहीं ज़्यादा माना जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया। उसके बाद नामीबिया, नामीबिया की राजधानी है विंडहाक, तो विंडहाक ध्यान रखना है। नामीबिया की राजधानी कहाँ है, विंडहाक। उसके बाद अंगोला की राजधानी कहाँ है, अंगोला की राजधानी है लुआंडा। उसके बाद अगला है कांगो, कांगो की राजधानी कहाँ है, ब्राज़ाविले।
तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कांगो की राजधानी कहाँ है? ब्राज़ीले। उसके बाद अगला है नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। उसके बाद माली। माली की राजधानी कहाँ है भाई? तो माली की राजधानी है बमाको। उसके बाद अगला है मरिटानिया। मरिटानिया की राजधानी है नौकचाट। तो नौकचाट मरिटानिया की राजधानी है। मोरक्को की राजधानी है रबात। और लीबिया की राजधानी कहाँ है भाई? तो लीबिया वीविया ही है, इसे ध्यान रखना है, ये त्रिपोली में है। लीबिया की राजधानी कहाँ है? त्रिपोली में है। चलिए अब देखिए, अब एक चीज़ याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? तो उसका नाम है अल्जीजिया। क्या है? अल्जीजिया। तो इसे ध्यान रखना है, कहीं मैं लिख दे रहा हूँ, इस साइड में इसे लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान, विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान अल्जीजिया। अल्जीजिया ये पड़ता है लीबिया में, तो इसे ध्यान रखिएगा, लीबिया में पड़ता है। यहाँ पर 58 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, तो इसे ध्यान रखना है। उसके बाद अमेरिका का डेथ वैली आता है, वहाँ पे भी इसी के लगभग में टेम्परेचर रहता है। तो विश्व का सबसे ज़्यादा गर्म स्थान यही माना जाता है, लीबिया में। अब देखिए, अब अफ्रीका के सिंह, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से 3 देशों को जाना जाता है, ऐसे 4 देशों को जाना जाता है, लेकिन 3 देश मुख्य रूप से है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से किनको किनको जाना जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये वीवीआई है, इसे रट ही जाइएगा, ये एग्जाम में आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से किसको 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 जाना जाता है? तो देखिए, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती और इरिट्रिया। देखिए यहाँ पर इरिट्रिया एक है, इथियोपिया, उसके बाद सोमालिया, इथियोपिया, सोमालिया, उसके बाद जिबूती और एक कंट्री है इरिट्रिया। तो ज़्यादातर यही तीनों को पूछा जाता है, यही तीनों, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, ये सभी के सभी कहाँ है? ये अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में है। मतलब पूर्वी अफ्रीका के 4 देश हैं जिनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, तो इन्हें ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे हॉलीवुड जो मूवी होती है उनको देखेंगे आप, तो उसमें डाकुओं को दिखाया जाता है, तो वो डाकू यहीं का दिखाया जाता है, सोमालिया का। देखिए सोमालिया एक लुटेरा देश है, समझिए कि यहाँ पे ज़्यादा लूटपाट होती है। जब जहाजें, व्यापारिक जहाजें, जो व्यापार करने वाली जहाजें होती हैं, जब इंटर करती है यहाँ पर लाल सागर में, तो लाल सागर में ये डाकुए यहाँ से जहाज़ों को लूट लेते हैं। अब तो मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे बचाव हो गया है, सुरक्षा हो गया है, लेकिन पहले क्या है कि पहले बहुत ज़्यादा जहाज़ों को लूट लिया जाता था। जैसे ही यहाँ से जहाज़ें गुजरती थी इससे हो करके जाने के लिए, तो यहाँ पर सोमालिया के डाकू जो होते थे, सोमालिया के डाकू बड़ा फेमस है, तो वो लूट लेते थे। तो समुद्री डाकू हैं, वो समुद्र के अंदर भी रहते हैं, तो इसे ध्यान रखना है। अब देखिए ऊपर में आप जो देख रहे हैं ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 23.5, ये 0 डिग्री है, विषुवत रेखा बोला जाता है। ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, और ये मकर रेखा है। अफ्रीका महादेश एकमात्र ऐसा महादेश है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका एकमात्र महादेश है, अफ्रीका एकमात्र महादेश है जहां से तीनों रेखा कर्क, मकर एवं विषुवत गुजरती है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में कौन सा ऐसा महादेश है जिससे होकर के तीनों रेखाएं गुजरती है। तो एक ही महादेश है, वो कौन सा है? अफ्रीका है। इससे होकर के तीनों रेखाएं गुजरती है, तो इसे ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे आप कि अफ्रीका को अंध महादेश भी कहा जाता है। अफ्रीका को क्या कहा जाता है भाई? अफ्रीका को अंध महादेश कहा जाता है। अफ्रीका को
को अंध महादेश कहा जाता है। अंध महादेश। अफ्रीका को अंध महादेश क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि अफ्रीका शिक्षा एवं संस्कृति में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, इसीलिए इसको अंध महादेश कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि अफ्रीका को अंध महादेश क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि अफ्रीका शिक्षा एवं संस्कृति में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो इसे ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ देशों को देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देख लिया, देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे सबसे नीचे में आप देखेंगे कि अफ्रीका के सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा देश है भाई? तो दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका के बारे में याद रखिएगा, गांधी जी जो सत्याग्रह अपना चलाए थे दक्षिण अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका देश यहाँ पड़ता है। अफ्रीका में एक कंट्री है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियों के बारे में मैंने बता दिया, उसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अब उसके बाद यहाँ चलेंगे मिस्र में। तो मिस्र में पिरामिड जो होता है ना, पिरामिड, मिस्र में पिरामिड के लिए ज़्यादा फेमस है, और वहाँ पर स्वेज नहर के लिए भी ये फेमस है, इसे भी ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, एक मरुस्थल पाई जाती है इस अफ्रीका में, मतलब उत्तर और पश्चिम का अफ्रीका बोल सकते हैं, उत्तर अफ्रीका और पश्चिम अफ्रीका। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये पूरा एरिया जो है ये सहारा मरुस्थल का है। पूरा एरिया किसका है भाई? सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं, देख लीजिए, सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। देखिए भाई, सहारा मरुस्थल, सहारा डेजर्ट जो है, ये सहारा डेजर्ट कुल 11 देशों में फैला हुआ है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये कुल कितने देशों में? कुल 11 देशों में, कुल 11 देशों में फैला हुआ है। इसका लगभग 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। एरिया इसका याद रखिएगा कि ये इतना बड़ा है। समझ लीजिए भारत का पूरा क्षेत्रफल 32,84,000 है, लगभग 33 लाख के करीब में। लेकिन देख लीजिए कि केवल सहारा मरुस्थल जो है, सहारा डेजर्ट अफ्रीका का, वो 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। तो भारत जैसे 3 देश लगभग आ जाएंगे उसमें, इतना बड़ा है। तो इसे देख लिए, पश्चिमी अफ्रीका, मोरक्को, ट्यूनीसिया, लीबिया, अल्जीरिया, माली, इन सब, चाड, नाइजर, इन सब देशों में ये फैला हुआ है। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 देशों में फैला हुआ है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये क्षेत्र, इसमें छोटे छोटे कुल 23 देश हैं। इसमें कुल छोटे छोटे 23 देश है, इसीलिए यहाँ पर दिखाना संभव नहीं था, इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। यहाँ पर कुल 23 देश हैं, 23 देश इसमें कुल शामिल है। तो इसे ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए, एक मरुस्थल के बारे में हम लोगों ने देख लिया, कौन सा? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल देख लिया। एक मरुस्थल है कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कालाहारी मरुस्थल के बारे में देख लीजिए। देखिए, कालाहारी जो मरुस्थल है ना, ये कालाहारी मरुस्थल, ये कहाँ पड़ता है? तो देखिए, यहाँ पर है बोत्सवाना, ये बोत्सवाना है, ये नामीबिया है, और ये अफ्रीका। मतलब कि ये 3 देशों में फैला हुआ है। ये अफ्रीका के इस हिस्से में पड़ता है, पश्चिमी अफ्रीका में। तो यहाँ पर देख लीजिए, दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि ये कालाहारी मरुस्थल जो है, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी डेजर्ट, ये 3 देशों में है। एक है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के बाद नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका के बाद नामीबिया, और उसके बाद बोत्सवाना, बोत्सवाना। तो सहारा मरुस्थल के देशों के बारे में नहीं पूछा जाता है, लेकिन कालाहारी मरुस्थल के देशों के बारे में पूछा जाता है कि कालाहारी मरुस्थल किन किन देशों में है या किन देशों में नहीं फैला हुआ है। तो आप याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में ये फैला हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। तो 2 महत्वपूर्ण मरुस्थल थे यहाँ के, इसके बारे में मैंने बता दिया। एक सहारा मरुस्थल है और एक कौन सा है? एक कालाहारी मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल उत्तर पश्चिम अफ्रीका में पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और ये कालाहारी मरुस्थल यहाँ पर पड़ता है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, और यहाँ पर नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। आगे देखिए, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, ये मेडागास्कर द्वीप है। मेडागास्कर द्वीप जो है, ये
कभी ना कभी अफ्रीका का ही भाग था, अफ्रीका से ये अलग हो गया है। तो बीच में यहाँ से एक जलधारा गुजरती है जिसका नाम है मोजाम्बिक की जलधारा, क्योंकि देश यहाँ पर एक पड़ता है। ये जो कंट्री आप देख रहे हैं ये कंट्री है मोजाम्बिक, तो इसी के नाम से यहाँ पर मोजाम्बिक रख दिया गया है। तो इसीलिए इसे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर मोजाम्बिक की जलधारा है। तो मोजाम्बिक चैनल के नाम से इसे जाना जाता है, मोजाम्बिक चैनल के नाम से इसे जाना जाता है। आप पूछ देगा कि मोजाम्बिक चैनल कहाँ है, तो अफ्रीका के मुख्य भूमि और मेडागास्कर के बीच में, या मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये चैनल होता है, चैनल दो सकरा जलीय रास्ता को कहा जाता है चैनल, तो इसे ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री लाइन है, ये 0 डिग्री है, और ये कौन सा है 23.5 डिग्री नॉर्थ है, मतलब ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, और ये विषुवत रेखा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ नदियों के बारे में देख लेते हैं अफ्रीका के। देखिए सबसे पहले देखते हैं नील नदी के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नील नदी के बारे में। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है नील नदी, नील रिवर। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए भाई, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लगभग 6900 किलोमीटर लंबी है, ये 6900 किलोमीटर लंबी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अच्छा, ये निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है विक्टोरिया झील से। इस नदी का जो स्रोत है भाई, इस नदी का जो स्रोत है ये कौन सा है, तो नील नदी का जो स्रोत है ये है विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि नील नदी कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। देखिए विक्टोरिया झील 3 देशों में फैला हुआ है, केनिया, तंजानिया और युगांडा, इस तरीके से फैला हुआ है। केनिया, तंजानिया और युगांडा में फैली हुई है। तो इस यहाँ से निकलती है ये, और ऐसे सूडान होते हुए, चाड होते हुए, मिस्र होते हुए मेडिटेरियन सी में जाकर गिर जाती है भूमध्य सागर में। मतलब ये कहाँ पर जाकर के मिलती है, तो ये भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है। तो इसे ध्यान रखना है कि नील नदी जो है, नील नदी ये 6900 किलोमीटर लगभग लंबी है और दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसका स्रोत जो है वो विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका में है, इसे ध्यान रखना है। 3 देशों में फैला हुआ है, मैं बताऊंगा अभी आगे। और वहाँ से निकलने के बाद नील नदी कहाँ गिर जाती है, भूमध्य सागर में गिर जाती है। आप देख लीजिए यहाँ पर भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। उसके बाद देखिए, अब ये जो नील नदी है इस पे एक बांध बनाया गया है, नील नदी पर बांध बनाया गया है जिसका नाम है आसवन बांध। तो आसवन बांध भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। आसवन बांध नील नदी पर बनाया गया है। आसवन बांध नील नदी पर बनाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नील नदी यहाँ से निकलती है और विक्टोरिया झील से जब निकलती है, जो विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया झील से, उस नदी का नाम होता है, क्या नाम होता है भाई, उस नदी का नाम होता है श्वेत नील। क्या नाम होता है, व्हाइट नील, श्वेत नील के नाम से निकलती है। जो विक्टोरिया झील से निकलती है उसका नाम होता है व्हाइट नील। और एक और इसका स्रोत है जिसका नाम है ब्लू नील, वो निकलती है टाना झील से। टाना झील पड़ता है इथियोपिया में, इथियोपिया। देखिए विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी, उसका नाम है श्वेत नील, और ये निकलती है यहाँ से, और निकलने के बाद आगे जाकर के दोनों आपस में क्या होती है, दोनों आपस में मिल जाती है। तो यहाँ से हो जाता है नील नाम इसका। मतलब ये श्वेत नील है और ये कौन सा है, ये ब्लू नील है, ब्लू नील। तो श्वेत नील निकलती है कहाँ से, विक्टोरिया झील से, और टाना झील से निकलती है कौन, ब्लू नील। और ये निकलने के बाद ये दोनों आपस में जाकर के मिल जाती है, तो ये हो जाती है नील नदी। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नील नदी की 2 धाराएं हैं, एक श्वेत नील है और एक व्हाइट नील है, और ये दोनों जा कर के
कहाँ मिलती है भाई? दोनों शायद जा करके सूडान में मिलती है। दोनों कहाँ मिल जाती है? सूडान में। एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा आप लोग, लेकिन ये सूडान में ही मिलती होगी। तो विक्टोरिया झील से निकलती है और ताना झील से निकलती है। श्वेत नील और ब्लू नील जाकर के कहाँ मिल जाती है? सूडान में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील कितने देशों में फैला हुआ है? तो इसका विस्तार, विक्टोरिया झील का विस्तार 3 देशों में है। विक्टोरिया झील का विस्तार कितने देशों में भाई? 3 देशों में है। एक है केन्या, तंजानिया और तीसरा है युगांडा। ये एग्जाम में पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। ये बड़ा वाला VVI लिख लीजिए, ये आता ही है एग्जाम में। देखिए एग्जाम में इसी तरीके के अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। विक्टोरिया झील कहाँ पड़ता है, किन किन देशों में है, विक्टोरिया झील का विस्तार किस देश में नहीं है, विक्टोरिया झील कहाँ है, अफ्रीका में पड़ता है। तो ऐसे यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपसे ये प्रश्न नहीं कभी पूछा जाएगा कि घड़ियाल और मगरमच्छ में क्या अंतर है, कभी आएगा ये सब। मतलब कहने का ये है कि बनावटी क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है। कुछ लोग होते हैं, जैसे हमारे समाज में आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2-4 प्रश्न लेकर के घूमते रहते हैं। जैसे आप चलते रहेंगे, पूछ देंगे कि चलो बताओ मगरमच्छ और घड़ियाल में क्या अंतर है। अब आप सोचेंगे कि हम तो जानते ही नहीं है। तो अब जब भी वो मिलेंगे उनके सामने आप सर झुका लेंगे, आपको लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा जानते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे ही इस टाइप के प्रश्न लेकर के घूमते रहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये सब अनसोशल एलिमेंट्स होते हैं, असामाजिक तत्व, तो उनके चक्कर में नहीं रहना है। चलते चलते मैसेज का स्पेलिंग पूछ देते हैं कि चलो मैसेज का स्पेलिंग बताओ। तो कुछ लोग जल्दी जल्दी में बोल देते हैं MASSAGE, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं रहना है। हमें पढ़ाई करना है तो हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से एग्जाम निकलती है। एलिगेटर और क्रोकोडाइल का स्पेलिंग बताने से नहीं। आगे देखिए, आप देखेंगे इसमें, हाँ तो कहाँ बता रहा था मैं, हाँ ये देखिए, ये विक्टोरिया झील का विस्तार 3 देशों में है। कहाँ है भाई? केन्या, तंजानिया और युगांडा में है। तो इसे ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है ये। अब देखिए, अब यहाँ पर एक नदी है, नाइजर नदी। कौन सी नदी है भाई? नाइजीरिया में बहती है, जिसका नाम है नाइजर नदी। नाम से ही देश पता चल रहा होगा, नाइजर नदी। नाइजर नदी के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, पाम तेल की नदी किसे कहा जाता है? पाम तेल की नदी, पाम तेल की नदी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नाइजर नदी को। इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये आता है एग्जाम में। पाम तेल की नदी किसे कहा जाता है? तो नाइजर को कहा जाता है, नाइजर नदी को कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगली नदी कौन सी है? तो अगली नदी है कांगो नदी। कांगो नदी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए, कांगो नदी तो कांगो ही देश में बहती है, और ये एक ऐसी नदी है कांगो। देखिए, कांगो नदी के नाम से कांगो नदी भी है, कांगो के नाम से कांगो देश भी है, और कांगो नाम का जंगल भी है जहाँ पर सीसी नाम की मक्खी पाई जाती है। तो कांगो नदी, देखिए कांगो नदी कांगो जंगल से बहती है, और ये एक ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को, ये विषुवत रेखा जो आप देख रहे हैं ना, ये भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, इसे 2 बार काटती है। यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि कौन सी नदी ऐसी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो वो कौन सी नदी है भाई? तो वो है कांगो नदी। कांगो नदी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस नदी पर एक जलप्रपात बनाया गया है। इस नदी पर एक जलप्रपात है, वाटरफॉल। उस जलप्रपात का नाम है स्टेनली जलप्रपात। स्टेनली जलप्रपात। जलप्रपात आप जानते होंगे, जलप्रपात क्या होता है? जो पानी पहाड़ों से ऊपर से गिरता है और आगे बढ़ता है, उसे क्या बोलते हैं? जलप्रपात कहते हैं।
तो इस पे फेमस जलप्रपात है जो एग्जाम में पूछा गया है, उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है स्टैनली जलप्रपात। तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और इस पर कौन सा है? स्टैनली जलप्रपात है। यही प्रश्न पूछा गया अभी तक, आप देखेंगे एग्जाम का जो प्रीवियस पेपर बनाएंगे तो। अब आगे देखेंगे, इधर एक और नदी यहाँ पर मिलेगी। इस नदी का नाम है जाम्बेजी नदी। जाम्बिया देश में बहती है, आप जानते होंगे जाम्बिया देश में जाम्बेजी नदी बहती है। तो जाम्बेजी नदी के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, जाम्बेजी नदी कि इस पे विक्टोरिया जलप्रपात है, बड़ा फेमस है। विक्टोरिया झील नहीं, विक्टोरिया झील तो 3 देशों में फैला हुआ है। जलप्रपात का मैं बात कर रहा हूँ। जलप्रपात और झील में ही अंतर होता है, वाटरफॉल एंड लेक में यही अंतर होता है कि वाटरफॉल ऊपर से पानी गिरता है पहाड़ों से और आगे बढ़ता है, लेकिन झील में पानी इकट्ठा होकर स्थिर रहता है। तो यहाँ पर जलप्रपात का मैं बात कर रहा हूँ, विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात। तो जाम्बेजी नदी पर है भाई विक्टोरिया जलप्रपात। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, जाम्बेजी नदी पर कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, अगला है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी यहाँ निकलती है तंजानिया में, यहाँ बहती है, तंजानिया से निकलती है और यहाँ होते हुए इस एरिया में बहती है। तो ये देखिए, ये जो लिम्पोपो नदी है ना, ये इसके बारे में भी एक पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है लिम्पोपो नदी के बारे में। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काट रही थी? कांगो नदी। और ये मकर रेखा को जो 23.5 डिग्री दक्षिण है उसको, तो ये जो नदी है, यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है भाई। तो ये कौन सी नदी है? ये है कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी, जो मकर रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। तो इन सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, कुछ देख लेते हैं पर्वतों के बारे में। आइए कुछ पर्वतों को देख लेते हैं। देखिए, अफ्रीका में एक पर्वत यहाँ पर मिलेगा, एटलस पर्वत। एक पर्वत है, पर्वत एटलस, इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एटलस पर्वत। इसका विस्तार पूछा जाता है। एटलस पर्वत कहाँ है भाई? अफ्रीका में, अफ्रीका के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हिस्से में पड़ता है। देखिए, ये इसका विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में है। तो इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार ये देखिए, अगर चाहेंगे आपकी एक ही दिन में याद हो जाए तो ऐसा नहीं है, मैप को थोड़ा सा देखना पड़ता है। आप जैसे इसे डेली 1-2 बार देखा कीजिए मैप को, वो अपने आप आ जाएगा दिमाग में। तो यहाँ पर इसका विस्तार जो है ये मोरक्को में है, मोरक्को में है। उसके बाद अल्जीरिया में है और उसके बाद ट्यूनीशिया ध्यान में रखिएगा, ट्यूनीशिया। तो इसका विस्तार देख लीजिए, एटलस पर्वत का जो विस्तार है, एटलस पर्वत का अफ्रीका में है। अफ्रीका के कौन कौन से देशों में? तो 3 देशों में है, मोरक्को में है, अल्जीरिया में है और ट्यूनीशिया में है। तो इसे, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद एक पर्वत है जिसका नाम है ड्रेकेंसबर्ग। ड्रेकेंसबर्ग, ये ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पड़ता है भाई? तो ये पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पड़ेगा? दक्षिण अफ्रीका, इस एरिया में, सबसे निचले हिस्से में यहाँ पर पड़ता है। तो ये पड़ता है दक्षिण अफ्रीका। तो ये पूछा जाता है, इसे ध्यान रखना है कि ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है भाई? तो ये पड़ता है अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। तो पूरे अफ्रीका में एक कंट्री भी है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका, इसे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस क्षेत्र के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये क्षेत्र कौन सा है। तो ये मोजाम्बिक चैनल के नाम से जाना जाता है। ये है उत्तम आशा अंतरिप,
ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर एक खाड़ी पड़ती है, देख लीजिए यहाँ पर खाड़ी, जो 3 तरफ से भूमि से घिरा हुआ जलीय क्षेत्र होता है उसको खाड़ी बोलते हैं। तो खाड़ी यहाँ पर एक देख रहे होंगे, इस खाड़ी का नाम है गिनिया खाड़ी, गिनिया की खाड़ी। तो गल्फ ऑफ गिनिया कहा जाता है इसे। तो गल्फ ऑफ गिनिया को भी ध्यान रखिएगा, गिनिया की खाड़ी है। ये जो बिंदु आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट, इसका नाम है साओ टोम। साओ टोम से भी होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। तो विषुवत रेखा आप देख लीजिए, यहाँ से सोमालिया, केन्या, कांगो रिपब्लिक, उसके बाद गल्फ, साओ टोम, इन सब से होकर गुजरती है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। इसके देख लेंगे लाल सागर के ऊपर में जो देखेंगे ये अरब देश है, और इसके इस वाले हिस्से में आप देखेंगे तो ये कौन सा है, ये भूमध्य सागर का हिस्सा है। तो बाकी के चीज़ों को मैंने समझा दिया, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और मुख्य चीज़ों को मैंने बता दिया है। कुछ घास के मैदान तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ कि सवाना जो घास का मैदान होता है वो सूडान और उसके अगल बगल के देशों में पाया जाता है, ये पिछले के वीडियो में ही मैंने बता दिया था। और बाकी का जो कुछ पॉइंट बच गया था वो मैंने आज इसके बारे में बता दिया, पूरे अफ्रीका के बारे में। तो इसे ध्यान में रखना है। ये कौन सी नहर है, ये स्वेज नहर है। स्वेज नहर है 1869 में फर्डिनेंड द लेपेप्स के द्वारा बनाया गया था। ये ध्यान रखिएगा, स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किसके द्वारा किया गया था, फर्डिनेंड द लेपेप्स के द्वारा किया गया था। तो इसे भी पॉइंट, इन सारे पॉइंट को ध्यान रखना है। और कुछ देशों की राजधानी मैंने यहाँ पे बता दिया था, उन सबको भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए, ये अफ्रीका महादेश था। अफ्रीका महादेश के बाद हम लोग पढ़ेंगे यूरोप के बारे में, ठीक है। तो मैं यहीं तक रहने देता हूँ, निकलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।